तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें पढ़ना है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करें तो अगर हम इमेज डायग्राम अगर हम बनाते हैं और इसके सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो चूंकि यह मुख्य अक्ष के परपेंडिकुलर है तो इमेज भी इसके परपेंडिकुलर ही बनेगी और इस इमेज के फॉर्मेशन में जो ए बी हमारी ऑब्जेक्ट है, ए बी और ए डैश बी डैश, इन दोनों का अनुपात जो होता है रेशियो, वह रेखीय आवर्धन कहलाता है। फिर अगर हम कहें तो कहेंगे कि मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु तथा प्रतिबिंब के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे देंगे? मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब, और मुख्य अक्ष पर कैसा स्थित होना चाहिए? लंबवत। अगर आप यहां पे ले लो, लंबवत स्थित। मुख्य अक्ष पर लंबवत स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो जैसा कि आपने समझ लिया, मान लीजिए वस्तु के इमेज का आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज की लंबाई को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वस्तु की लंबाई को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें मिलेगा रेखीय आवर्धन m बराबर, क्योंकि हम मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेखीय आवर्धन m बराबर हो जाएगा वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। तो ये हमारा रहा वस्तु के रेखीय आवर्धन का डेफिनेशन के साथ सूत्र इसका। अब इसको हम डेरिवेट करेंगे कि रेखीय आवर्धन कैसे आई बाई ओ के बराबर होता है। ओके, तो चलते हैं उस पे।
तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, इमेज डायग्राम। अवतल दर्पण लिया, एक M1 M2 अवतल दर्पण लिया, जिसके मुख्य अक्ष पर हमने एक वस्तु AB रखा और एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस से होकर चली गई। दूसरी किरण आई वक्रता केंद्र से होकर और उसी मार्ग पर चली गई। इस प्रकार जो इमेज है हमारा वो इन दोनों के बीच यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच A' B' बना। अब हम एक क्या करेंगे, एक इंसिडेंट रे लगाया यहाँ पे और दूसरा इसको I = R हो गया। अब हम लेंगे किस त्रिभुज में AB, मान लो यहाँ पे O है। ओके, तो हमने क्या क्या लिया था, माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु AB रखी हुई है। गया। तो आगे बढ़ते हैं। AB वस्तु रखी हुई है, बिंदु A से एक किरण
दर्पण के बिंदु यंग पर आपतित होती है। अब एक हमने रे लिया, क्या ए ओ को मिलाया और ओ से ये हमारा क्या है, आपतित किरण है। एक किरण आई तो परावर्तन के पश्चात चूंकि सारी किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पे इमेज फॉर्म होता है। तो चूंकि ये किरण यहाँ पे हमको इसको कट की और दूसरा हमारा ये वक्रता केंद्र से होकर आई थी वो भी यहीं पे कट की। मान लो यह बिंदु ए तो ऑलरेडी है, ए डैश है, तो ए डैश पे ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जिससे इमेज फॉर्म कहाँ होता है, ए डैश। अब ए डैश पे फॉर्म होता है तो ए डैश बी डैश ये हमारा इमेज हो गया। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी ओ तथा ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में। चलिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है क्योंकि लंब है दोनों। तो एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू एंगल ए डैश बी डैश ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। किस पे लंब, तो मुख्य अक्ष पर लंब। ओके, नेक्स्ट हमारा है एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। ए ओ बी इक्वल्स टू ए डैश ओ बी डैश बराबर आई इक्वल्स टू आर परावर्तन के नियम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपस में समरूप हो गए, यानी त्रिभुज ए बी ओ समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ के। तो जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनको संगत भुजाएं क्या होती हैं, समान अनुपात में हो जाती हैं। ओ बी बटा ओ डैश बी डैश ओ डैश ओ बी डैश। अब चलिए ए बी क्या है, तो हमारी वस्तु की लंबाई है, यानी आई ओ हो गया हमारा, ओ बाई आई इक्वल्स टू ओ बी हमारा क्या है, तो भी है नहीं यू है, और ओ डैश बी डैश क्या है, तो भी है, बराबर यही हमारा होता है यम, या आवर्धन यम बराबर हो जाएगा आई बाई ओ इक्वल्स टू भी बाई यू। क्लियर। जस्ट उसी प्रकार अगर हमको उत्तल दर्पण में लेना हो तो हम इसको इमेज फॉर्म करवा देंगे। पहले उत्तल दर्पण ले लेंगे और एक किरण क्या किया हमने, इंसिडेंस कराया, तो यह मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। तो इमेज कुछ यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, ए डैश बी डैश ये हो गया ए बी। चलिए तो अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर हो जाएगा हमको यहां से लेना है ना बीपी
तो ये पीछे की तरफ मिलता हुआ प्रतीत होगा। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्या, ए बी बटा इन दोनों त्रिभुज में ये हमारा इंसिडेंस रे हो गया, तो ये इसके इक्वल हो गया एकांत शीर्षाभिमुख कोण। चलिए इसको फिर से एक बार बना देते हैं। एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण लिया M1 M2, जिसके सामने एक ऑब्जेक्ट हमने ए बी रख दिया। ए बी से एक रेखा मुख्य अक्ष के समांतर आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। F हो गया। दूसरी किरण C से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। वक्रता केंद्र पर आई तो वक्रता केंद्र पर ही आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है, यानी A डैश B डैश इमेज हो गया। अब एक किरण हमने क्या किया, दर्पण के ध्रुव पर डाला, तो यह परावर्तन होकर तीनों बिंदु एक दूसरे को पीछे की तरफ काटेंगे। तो यह हमारा इमेज यहाँ पे बना। अब मान लो यह दर्पण का ध्रुव P है, तो त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज PA डैश B डैश में हमको क्या मिल गया, यह एंगल इसके इक्वल है और यह एंगल क्योंकि I इक्वल्स टू R होता है तो यह भी R हो जाएगा, तो I इक्वल्स R हो ही गया। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब इस तरह से हमको मिल गया A बाई O A डैश B डैश बटा AB बराबर हो जाएगा किसके, PB डैश बटा PB के। अब A डैश B डैश हमारा O I है और AB O है, यह V है और यह U है। इस तरह से इसमें भी हम डेरिवेट कर लेंगे। जस्ट इसी को इसी तरह से लिख देना है। चलिए नेक्स्ट है दर्पणों की पहचान। दर्पणों की पहचान, तो दर्पणों की पहचान हम निम्नलिखित दो विधियों द्वारा करते हैं। फर्स्ट, स्पर्श करके, और दूसरा होता है प्रतिबिंब देखकर। चलिए स्पर्श करके कैसे करते हैं। तो अगर हम कोई दर्पण लिए हैं और उसको स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श करने पर अगर वो पूरी तरह से इमेज जो है, अगर हम दर्पण लिए हुए हैं और उसको स्पर्श करने पर एकदम स्मूथ, यानी हर जगह वो बराबर दिख रहा है, इक्वल मोटाई उसकी है, यानी बराबर बराबर मोटाई है, तो हम उसको कह देंगे समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, चलिए समतल दर्पण हो गया कि उसको छूने पर हर जगह एकदम एक्यूरेट मोटाई की होनी चाहिए, ना कोई कर्व होना चाहिए। दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण देखते हैं। इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे कि ऐसा दर्पण जिसमें क्या हो, बीच में कर्व हो, यानी किनारों पर मोटा और बीच में पतला हो, तो उसको हम बोल देंगे अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, चलिए अवतल दर्पण है। तीसरा हुआ हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण
अब उत्तल दर्पण में हमने क्या किया कि अगर किनारों पर पतला हो जाए और बीच में मोटा हो जाए, किनारों पर पतला और बीच में मोटा रहे तो हम उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ये तो हुआ छू कर के पहचान करना, ये उभरा हुआ मोटाई है बीच में तो ये हो गया उत्तल दर्पण। अगर बीच में पतला होता कुछ इस प्रकार तो हम इसको कहते हैं अवतल दर्पण, और अगर हर जगह सेम साइज का होता है तो उसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। चलिए, तो ये हमारा छू कर हो गया। अब प्रतिबिंब देखकर हम कैसे कहेंगे, तो हमने पहले ही प्रतिबिंब बनाने, इमेज फॉर्मेशन का पहले लेक्चर पिछले वीडियो में लेक्चर इसका बनाया हुआ है। तो मान लीजिए अगर ये हमारा उत्तल लेंस अवतल लेंस है, थोड़ा सा और कर्व बनाते हैं, तो इसमें अगर हर जितनी बार दूर रखे वस्तु को क्रमशः अनंत पर रखें तो अनंत पर बंद वस्तु क्या हो रहा है कि उसका बिंदुवत प्रतिबिंब बन रहा है। जैसे जैसे हम इधर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आ रहे हैं तो वस्तु का इमेज थोड़ा सा और बड़ा बन रहा है, लेकिन उल्टा ही बन रहा है। वक्रता केंद्र पर ला रहे हैं तो वस्तु के एकदम बराबर बन रहा है और वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच ले जाते हैं, फोकस के बीच, तो यह भी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनने लगता है, बड़ा बनने लगता है और उल्टा ही बनता है। जैसे ही हम फोकस पर ले आते हैं तो यह इमेज क्या होता है, अनंत पर बनने लगता है और उल्टा ही बनता है। और जब हम क्या करते हैं, फोकस तथा ध्रुव के बीच ले जाते हैं तो यह वर्चुअल इमेज बनने लगता है, यानी क्या होता है, सीधा बनने लगता है, आभासी बनने लगता है। तो इस तरह का इमेज अगर डायग्राम कहीं बन रहा है, क्रमशः बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे हम उसको नजदीक ले आ रहे हैं तो उसमें उसका इमेज जो है वो बड़ा होने लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। अगर हर जगह उसका इमेज क्या है, अगर वस्तु जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो उसको हम बोल देंगे समतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण हमने बताया था कि हर जगह अगर वस्तु कहीं भी रखो, खूब दूर रखो यानी अनंत पर रखो, तब भी वह सीधा ही इमेज बन रहा है। और जैसे जैसे नजदीक ला रहे हैं तब भी इमेज उतना ही बड़ा, छोटा ही और सीधा बन रहा है, तो यह भी हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग, उपयोग कहाँ है। तो दर्पणों का उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं, चलिए, गाड़ी के ग्लास बनाने में, गाड़ियों के ग्लास में होता है। बड़ी फोकस दूरी वाले बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और चलिए, उत्तल दर्पण का उपयोग देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड ग्लास के रूप में किया जाता है, जिससे पीछे की ओर के काफी क्षेत्र बड़े सीधे और मतलब पीछे के क्षेत्रों को अगर हम देखें, साइड ग्लास आप देखे होंगे गाड़ियों के पीछे लगे रहते हैं, या जस्ट फ्रंट पे आप मोटर बाइक चला रहे हो तो जो आपके सामने वो ग्लास लगा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है, जिससे इमेज क्या होता है, पीछे की इमेज को भी वो सीधा और वर्चुअल इमेज को फॉर्म करता है, जिससे हमको नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अभिसारी किरण पुंज के कारण
गली तथा सड़क के काफी क्षेत्र तक फैल जाता है। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं।